माननीय सभापति महोदय, सिस्टम आई वांट एक्सप्लेनिंग। हाँ प्लीज मिनिस्टर। आज दोपहर 12 बजे से लेकर अब तक इस महत्वपूर्ण विधेयक पर 44 अलग अलग सांसदों ने अपने विचार इस बिल पर रखे हैं। सब लोगों ने इस बिल के बारे में कुछ सुझाव, कुछ आपत्तियां, कुछ सवाल, कुछ समर्थन, सब अपने अपने विचार के अनुसार इस सदन पर रखा है, सदन के पटल पर रखा है। माननीय, मैं एक एक कर सभी चीज़ों का और सभी शंकाओं का समाधान, सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। माननीय, सबसे पहले कुछ सम्मानित सदस्यों ने आर्टिकल 14 का हवाला दिया। संविधान के अलग अलग आर्टिकल को कोट कर ये बिल गैर संवैधानिक है, ऐसा अपना विचार व्यक्त किया। कुछ सदस्यों ने ये बिल लाने की जरूरत क्या थी, ये भी सवाल खड़ा किया। कुछ सदस्यों ने ऐसा भी कहा कि ये बिल पॉलिटिकल एजेंडा के तहत लाया जा रहा है, इससे भेदभाव होगा, ऐसा भी अपना विचार व्यक्त किया। मैं एक के बाद एक सभी चीजों का जवाब दूंगा, मगर पहले थोड़ी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं, जिससे कि बहुत सारे सवाल और शंकाओं का समाधान एक पृष्ठभूमि के कारण ही होता है। मान्यवर, ये बिल कभी न लाना पड़ता, इस हाउस को इस बिल पर बहस कभी न सुननी पड़ती, ये बिल कभी भी भारत के कानूनों की सूची में सुधार कभी न आता अगर इस देश का बंटवारा न हुआ होता। ये बिल आज लाना पड़ रहा है क्योंकि इस देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको एड्रेस करने के लिए, उसके समाधान के लिए बिल लेकर आज मैं इस सभागृह के सामने उपस्थित हुआ हूं। और शायद कोई सरकार पहले इसका समाधान निकल लेती तो भी मुझे आज ये बिल लेकर नहीं आना पड़ता, मगर मान्यवर सरकारें ऐसे चली है कि समस्याओं के साथ दो दो हाथ करने की जगह सरकार चलाते रहो, इस प्रकार से सरकार चली है। मैं आज देश की जनता के सामने आपके और इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान करने। मुझे भी मालूम है माननीय, कंट्रोवर्सी होगी, हो रही है। हमें क्या थी, 5 साल के लिए हमारे पास मैंडेट था, हम भी सालों तक जिस तरह सबने सत्ता का सुख भोगा हम भी भोग सकते थे। कल कौन सा चुनाव है मान्यवर, कौन से कल इसका राजनीतिक फायदा उठाना है? चुनाव 4.5 साल के बाद है, मगर देश की समस्याओं को कितने साल तक टालते रहेंगे, लटकाते रहेंगे और समस्याओं को क्यूमुलेटिव इफेक्ट में बड़ी करते रहेंगे। जो जो सत्ता पर रहे सबको मैं कहना चाहता हूं, आज रात को रूम में अंधेरा रखकर अपने आत्मा के साथ संवाद करिए। अगर ये बिल 50 साल पहले ला दिया होता तो आज परिस्थिति इतनी न बिगड़ी होती। और मान्यवर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हंसना बहुत सरल है, हंसने की छुट्टी भी है। सभापति महोदय रोकते नहीं हंसने से, परंतु इतना याद रखेगा, जब हंसते हैं तब एक करोड़ों पीड़ित लोग भी आपको देखते हैं कि हमारी पीड़ा पर हंस रहे हैं, हमारी पीड़ा पर हंस रहे हैं, वो करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो भी जरा याद रखिए। मान्यवर, विभाजन सिर्फ नहीं हुआ, मैं फिर से आज कहना चाहता हूं, श्रीमान कपिल सिब्बल जी और आनंद शर्मा जी के टोकने के बाद भी
कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और ये सबसे बड़ी भूल थी और ये भूल के कारण आज मैं इस बिल को लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अगर इस देश का विभाजन न होता और धर्म के आधार पर न होता तो ये कभी भी लेकर नहीं आना पड़ता। और मान्यवर कहते हैं, सावरकर जी को कोट किया, जिन्ना को कोट किया, वो मैं बाद में जवाब देना चाहता हूं, मगर कहते हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, कहां से लेकर आए। मान्यवर, मैं उनके ही नेता, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के एक समझौता किया था, नेहरू लियाकत अली समझौता 1950 में दिल्ली में हुआ, जिसको दिल्ली समझौते से भी जाना गया। मान्यवर, 8 अप्रैल 1950 को दोनों देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हस्तलिखित हस्ताक्षर किया हुआ ये समझौता, उसकी पहली बात है कि 8 अप्रैल 1950 को जो समझौता हुआ, उनको दोनों ने पक्षों ने स्वीकृति दी। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य बहुसंख्यकों के साथ अपने देश में सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, राजनीतिक अथवा अन्य कार्यालय का पद ग्रहण करने तथा अपने देश की सिविल तथा सशस्त्र बलों में सेवा करने का समान अवसर दिया जाएगा। अपने धर्मों का मुक्त रूप से अनुसरण कर पाएंगे। व्यवसाय, अभिव्यक्ति और पूजा करने की आजादी भी सुनिश्चित कर दी जाएगी। ये दोनों देशों ने एक दूसरे देश को वादा किया था। और किसको वादा किया था? अपने अपने देश में रहे हुए अल्पसंख्यकों। और वो वादे का क्या हुआ मान्यवर? आज मैं पाकिस्तान के कई कानून कोट कर सकता हूं। आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, आपको कई प्रकार के प्रतिबंध डाल दिए गए। कुछ सदस्यों ने आंकड़ा बताया, कल मैंने भी लोकसभा में बताया था, 23% से 30% हो गए, 22% से 7% हो गए। और यहां क्या हुआ? यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुसलमान बने, इस सभागृह के सभापति भी मुसलमान बने, माननीय इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी मुसलमान बने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी मुसलमान बने। माइनॉरिटी को यहां संरक्षित और संवर्धित किया गया। भारत ने वादा निभाया, मगर हमारे तीनों पड़ोसी देशों ने वादे का निभाव नहीं किया। और इसके कारण अपने धर्म को, अपने सम्मान को, अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए वो इस देश में आए। अब कहां जाए? उनको नागरिकता नहीं देंगे। अभी बता रहे थे गुलाम नबी साहब कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे विभाग में पास्ट में जो जवाब दिए उसको उन्होंने कोट किया कि इतनी ही संख्या है, इतनी ही संख्या है। ये सही है। सरकार अगर एक कानून नहीं आता है और किसी को पूछेगी कि आप विदेशी हो क्या, तो सब कोई ना बोलेंगे। कौन हाँ बोलेगा? मगर एक कानून होने के बाद जब हम कहेंगे आपको उस दिन से नागरिकता दी जाएगी और आपकी सारी चीजों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। संख्या जब आएगी नागरिक बनने की, इस सदन में मैं भी होऊंगा, गुलाम नबी साहब आप भी होंगे, लाखों लाखों करोड़ों होंगे। ये मैं सदन की उपस्थिति में कहूंगा, क्योंकि आपने उनको प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था ही नहीं करी। कैसे अपने आप को वो जाहिर करते तो नौकरी चली जाती, शादी टूट जाती, अपना घर चला जाता, गिरफ्तारी भोगनी पड़ेगी। आज नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं, इसमें निर्भीक होकर वो कहेंगे हाँ हम शरणार्थी है, हमें नागरिकता दीजिए, और उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नागरिकता देने का प्रोविजन हम लेकर आए। इसलिए अब घोषणा करेंगे। जिन्होंने ही जख्म लगाए वो जख्म क्यों लगे वो पूछते हैं। आपके कारण ही, आपकी सरकारों के कारण ही वो घोषित नहीं कर पाए कि मैं शरणार्थी हूं, विदेश से आया हूं। और आज आप ही सवाल पूछ रहे हो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, और उन लोगों को भी आश्चर्य होता है कि जिनके कारण आज ये नर्क की यातना हम झेल रहे हैं, वो हमें पूछ रहे हैं भला तुम भारत के नागरिक नहीं हो क्या? इतने भोले बन गए, इतने अनजान बन गए।
आंख कान सब बंद कर दिए, उनका अंतर्नाद, इनकी चीखें सुनाई नहीं पड़ती आपको? लाखों करोड़ों लोग आज तक चित्कार चित्कार कर कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ, मगर नहीं किया। गुलाम नबी साहब पूछते हैं कि देशों का चयन किस तरह से किया। गुलाम नबी साहब पहली बार में नागरिकता के अंदर संशोधन लेकर नहीं आए, कई बार हुआ है और कई बार इस देश ने नागरिकता दी है। जब श्रीलंका के लोगों को दी नागरिकता, श्रीलंका से आए हुए लोगों को दी। मैं पूछ सकता हूं भला कि उस वक्त बांग्लादेशियों को क्यों नहीं दी? जब युगांडा से लोग आए उनको नागरिकता दी। मैं पूछ सकता हूं भला कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के वालों को क्यों नहीं? मैं अब ऐसा कहूं क्योंकि हिंदू थे इसलिए आपने नहीं दी? ऐसा नहीं होता है। एक एक समस्या को एड्रेस किया गया अलग। मैं नहीं कह रहा हूं आनंद शर्मा जी, आप दुखी मत हुइए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कह भी नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब लंका की समस्या हुई तब लंका की समस्या को एड्रेस करने के लिए कानून लाए, एक प्रोविजन किया जो सिर्फ लंका से आए हुए शरणार्थियों को एड्रेस किया। युगांडा से जब लोग आए, मिस्टर वाइको साहब, जब युगांडा से लोग आए तब युगांडा की समस्या को एड्रेस करने के लिए हमने किया तो सिर्फ युगांडा का किया। आज सिर्फ भारत की भूमि सीमा से जुड़े हुए ये 3 देशों की धार्मिक लघुमती जो शरणार्थी बनकर आई है उसी को एड्रेस करने के लिए बिल लाए हैं, इसीलिए 3 देशों का जिक्र है। वरना जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश के सारे शरणार्थियों को 71 में स्वीकारा तो उस वक्त लंका वाले को क्यों नहीं स्वीकारा भाई? हमने इरादों पर शंका नहीं करी। जो समस्याएं होती है वो हल करने का प्रयास करते हैं, तब वही समस्या का समाधान होता है। इसको राजनीतिक कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और अब कह रहे गुलाम नबी साहब कि आप ध्यान बंटवाने के लिए आए हैं। गुलाम नबी साहब, हमें ध्यान बंटवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बड़े पुराने अनुभवी सांसद हो। ये बिल 1915 में हम लेकर आए थे, स्टैंडिंग कमेटी में गया, ज्वाइंट कमेटी, अरे सॉरी 2015 में लेकर आए, बाद में ज्वाइंट कमेटी में गया, पार्लियामेंट ने पारित किया, राज्यसभा में नहीं करने दिया तो अटक गया था। उस वक्त क्या ध्यान बटाने की जरूरत थी? 2015 में कोई ध्यान बटाने की जरूरत नहीं है। हम चुनावी राजनीति अपने दम पर लड़ते हैं, हमारे नेता की लोकप्रियता पर लड़ते हैं और जीतते हैं। मगर देश की समस्याओं का समाधान करना ये हमारा काम है और हम मानते हैं सरकारों का दायित्व है और वो हम करते हैं। और जब देश की समस्याओं का समाधान करते हैं तब उसको कहते हैं कि आप ध्यान हटाना चाहते हो। मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। मान्यवर, मैं फिर से लियाकत नेहरू समझौते पर आता हूं। लियाकत नेहरू समझौता होने के बाद सभी देशों के संविधान बने। समझौता समझौतों की जगह रहा, फाइलों में रहा। संविधान कैसे बने? अफगानिस्तान का संविधान, आज मैं इसके एक अनुच्छेद 2 को पढ़ना चाहता हूं। पवित्र धर्म इस्लाम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है, मतलब वो राज्य देश का घोषित धर्म इस्लाम है। बांग्लादेश शेख साहब ने तो ठीक ही बनाया था, 77 और 88 में बदला गया और अनुच्छेद 2 क में लिखा गया रिपब्लिक का राज्य धर्म इस्लाम है। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अनुच्छेद 2 में लिखा पाकिस्तान का राज्य धर्म इस्लाम है। अब मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि ये तीनों देश हमारे देश की भौगोलिक सीमा से सटे हुए हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा 3223 किलोमीटर है, भारत बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर है और भारत अफगानिस्तान की सीमा 130 किलोमीटर है। और ये तीनों देश जो हमारी भौगोलिक सीमा से सटे हुए हैं वो एक प्रकार से अलग अलग कानूनी व्याख्या हो सकती है, मगर एक प्रकार से इस्लामिक स्टेट है। अब मान्यवर, बहुत बड़ा सवाल यहां से एक खड़ा किया कि इसमें मुस्लिम क्यों नहीं है। मेरे लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि 6 धर्म के लोगों को ला रहे, इसका कोई एप्रिसिएशन नहीं है। सिर्फ मुस्लिम क्यों नहीं है ये बात पूछी।
खैर, क्यों नहीं है ये भी मैं बताता हूं मान्यवर, क्यों नहीं है ये भी बताता हूं कि ये बिल हम ये 3 देशों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना जिन लघुमतियों पर हुई है उनको शरण देकर उनके सारे पास्ट के जो कागज नहीं है सब चीजों को छोड़कर नागरिकता देने के लिए लेकर आए हैं। अब जब मैं माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग करता हूं, कोई मुझे बता दे विपक्ष में से कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लाम मत के अनुयायी माइनॉरिटी कहे जाएंगे क्या? नहीं कहे जाएंगे। और धार्मिक प्रताड़ना का जहां तक सवाल है, मान्यवर, जहां तक धार्मिक प्रताड़ना का सवाल है, जब राज्य का धर्म ही इस्लाम है, राज्य का धर्म ही जब इस्लाम है, तब इस पर प्रताड़ना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब बैठ जाए ना मान्यवर, बाद में बताइए, बात जाके बाद में बताइए जाके प्लीज। मान्यवर, जब राज्य का धर्म ही इस्लाम है तब इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर फिर भी किसी को एप्लीकेशन करनी है तो करने का कानून में प्रावधान है और उनको नागरिकता दे भी रहे हैं। हमारे 5 साल के अंदर बैठ जाइए, बाद में पूछे ना, होम मिनिस्टर ऐसे नहीं होता। मेरा भाषण समाप्त होने के बाद पूछिए। और फिर भी इक्का दुक्का किसी की प्रताड़ना होती है तो उनको भी नागरिकता देने का प्रोविजन हमारे यहाँ है। और मोदी जी के शासन में 5 साल में 566 से ज्यादा ये 3 देशों के मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता हमने दी। परंतु जब एक जर्नल दृष्टि से देखते हैं और सामान्य दृष्टि से जो हो रहा है इसको हम स्वीकारते हैं तो ये माना जाएगा मान्यवर कि जहां इस्लामिक स्टेट है वहां पर इस्लाम के अनुयायियों पर धार्मिक प्रताड़ना होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इसमें सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को भी रखा है। अब हमारी पार्टी की पंथ निरपेक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। भाई, सिर्फ हिंदू रखा है क्या? सिर्फ सिख रखा है क्या? इसके अंदर बौद्ध भी आ रहे हैं, जैन भी आ रहे हैं, पारसी भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं। ये कहां पंथ निरपेक्षता नहीं है? सिर्फ मुसलमान आएगा तो ही पंथ निरपेक्षता हो जाएगी? आपकी पंथ निरपेक्षता की व्याख्या बड़ी सीमित है, हमारी व्यापक है। जो प्रताड़ित है उसी को लाना, ये हमारी व्याख्या है। आपकी व्याख्या है कि मुस्लिम आएगा तो ही पंथ निरपेक्ष माने जाओगे, तो ही धर्म निरपेक्ष माने जाओगे। हमारी व्याख्या इतनी सीमित नहीं। अब मैं कपिल सिब्बल साहब, चिदंबरम साहब और आनंद शर्मा जी ने एक मुद्दा अनुच्छेद 14 का उठाया, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, ढेर सारे जजमेंट है, बाद में मैं बताता हूं, दोनों है। अगर इस प्रकार की आर्गुमेंट सब क्लाइंट सुन लेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। कपिल सिब्बल साहब, ढेर सारे जजमेंट है, मैं बताता हूं आपको। अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया है, संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकता जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधारित हो। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन आज यहां है। हम कोई एक धर्म को नहीं दे रहे, हम ये 3 देशों की माइनॉरिटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरिटी को ले रहे हैं, एक क्लास को ले रहे हैं। और उसमें भी वो क्लास को जो धार्मिक प्रताड़ना से प्रताड़ित है, जिनके धर्म को बचाने का खतरा है, जिनकी महिलाओं की इज्जत को बचाना उनके लिए खतरा है, ऐसी माइनॉरिटी के सभी धर्म को ले रहे हैं। एक निश्चित क्लास है, इसलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है और इसी के तहत ये मैं कानून लेकर आया हूं। मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि ये जो अमेंडमेंट मैं लेकर आया हूं इसके अंदर एक बुद्धिगम्य विभागीकरण किया है, जिसके पीछे एक क्राइटेरिया भी है। ये बुद्धिगम्य विभागीकरण ये जो किया है इसके लिए भी ढेर सारे जजमेंट्स है। ये इंटेलिजिबल डिफरेंसिया है
और ढेर सारे जजमेंट में अभी पढ़ता भी हूँ, क्योंकि उन्होंने एक भ्रांति खड़ी करने का प्रयास किया है कि ये नहीं कर सकते। मान्यवर, ये बुद्धिगम्य विभाजन और रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कहीं पर भी ये बिल आर्टिकल 14 को हर्ट नहीं करता है और बाकी सारे आर्टिकल को भी हर्ट नहीं कर सकता है। मान्यवर, मैं थोड़े जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। अनुच्छेद 14 में समान अधिकार की बात तो है, मगर उचित वर्गीकरण की बात की है। सबसे पहले दालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर, उसमें अनुच्छेद 14 का सही अर्थ और दायरा निम्न अनुसार दोहराया गया। अब यह सुस्थापित है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है, जबकि यह कानून प्रयोजन के लिए उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। हालांकि अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षण को पारित करने के लिए 2 शर्तों का पूरा करना होगा, अर्थात वर्गीकरण को बुद्धिमत्तापूर्ण विभेद के आधार पर करना होगा। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है। इसके बाद ढेर सारे जजमेंट है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारतीय संघ का जजमेंट है, जिसमें उचित भिन्नता को स्वीकार किया गया। मान्यवर, इसके बाद पेरिंस एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय संघ का जजमेंट है, इसमें भी इसको सीरीज ऑफ जजमेंट है मान्यवर, जिसमें आर्टिकल 14 को ठीक ढंग से परिभाषित किया गया है। और मैं मानता हूं कि आज भी मैं जो बिल लेकर आया हूं किसी भी प्रकार से आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है। दोनों बड़े वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब दोनों संसद को डरा रहे हैं कि संसद के दायरे में कोर्ट घुस जाएगी। भला कोर्ट ओपन है साहब, कोई भी व्यक्ति अदालतों में जा सकता है, हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हमारा काम अपनी विवेक बुद्धि से कानून बनाना है और जो हमने किया है, और मुझे विश्वास है कि कानून अदालत में भी सही पाया जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि आप दोनों जरा उस वक्त आर्ग्यूमेंट करने के लिए वहां जाएंगे तो कोर्ट भी आपको बताएगी कि क्या ठीक है। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी मान्यवर अजीब प्रकार की पार्टी है, सत्ता में होती है और अलग अलग भूमिका में उनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। हम तो 1950 से कहते हैं कि धारा 370 नहीं होनी चाहिए, कभी हमने इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं करा। हम शुरू से कहते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाना चाहिए, सत्ता में है विपक्ष में है, हम इसमें कंफ्यूज नहीं रहते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक पत्र है मेरे हाथ में, चीफ मिनिस्टर राजस्थान का, जब सम्मान्य चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे तब लिखा गया था। आप देखिए बात, यू डोंट गेट इट। मान्य सभापति महोदय, जब चीफ मिनिस्टर राजस्थान बैड हैबिट, श्रीमान अशोक गहलोत जी थे, follow the practice. Let him. No. You can't do it. सभापति महोदय, जब यूपीए की सरकार थी, something and you are raising something. श्रीमान चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे, तब चीफ मिनिस्टर राजस्थान ने एक पत्र लिखा उनको। पत्र में क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग इश्यू लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदू एंड सिख कम्युनिटी। सिर्फ 2 ही, हम तो भला 6 लेकर आए, क्रिश्चियन भी रखा है, और उनको एक रियायत देने के लिए राजस्थान की बॉर्डर पर जो आए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर 2 बार रियायत दी है और 13,000 लोग ये रियायत के आधार पर, ये 2 ही धर्म के, दिग्विजय सिंह सुन ले जरा, ये 2 ही धर्म के 13,000 लोग नागरिक बने। मगर वो नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सारा सेक्युलरिज्म, जो करो वो कोई आपत्ति नहीं है। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को? मान्यवर, ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब के आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान, मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है डर है डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृह मंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए, और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। और इस बिल के लिए भी मान्यवर, इस बिल के लिए भी कहता हूं कि ये बिल भारत में रहने वाले
किसी भी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को जरा भी नुकसान करने वाला नहीं, क्योंकि ये बिल सिर्फ उनको नागरिकता देता है, किसी की नहीं छीनता है। किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है इस बिल से। इसके कोई प्रोविजन में से निकालकर मुझे बता दे जरा, किसी की नागरिकता नहीं छीनने जा रहे हैं हम जो वहां से बेचारे वो शरणार्थी आए हैं उनको दे रहे हैं। इसमें भला भारत के मुसलमानों को क्या आपत्ति होगी? क्यों भेद खड़ा कर रहे हो? भारत के मुसलमानों को भारत ने सम्मान दिया है। बाद में मैं आता हूं नरेंद्र मोदी सरकार ने भी क्या किया है, मगर हमने सम्मान दिया, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मान्यवर, इनके नागरिकता को कोई असर होने वाला नहीं है। ये तो वहां से जो प्रताड़ित लोग आए हैं, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी है, उनको नागरिकता देने का सवाल है, किसी को हटाने का नहीं। इसलिए मेहरबानी कर पॉलिटिक्स करिए, परंतु पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आज मन से आपको अपील करना चाहता हूं, ये बड़े संवेदनशील मामले होते हैं और ये जो आग लगती है वो अपने ही घर को जलाती है, इसलिए इस आग से किसी ने खेलना नहीं चाहिए। मान्यवर, 25 नवंबर 1947 कांग्रेस पार्टी के एक संकल्प को मैं पढ़ना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी में स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी, अब शब्द प्रयोग सुनिएगा मेरा, गैर मुस्लिमों को, मैं तो गैर मुस्लिम भी नहीं कहा, ऐसा कहा कि हिंदू, सिख, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी गैर मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य है जो उनके जीवन और सम्मान की रक्षा करने के लिए सीमा के उस पार से भारत में आए हैं या आने वाले हैं। अब साहब, आप कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन को भी नहीं आपने तो नहीं माना, हम मान रहे, हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं सोर्स कहता हूं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट एंड सोर्सेज बाय जगदीश शरण शर्मा, वॉल्यूम 3, पृष्ठ नंबर 835, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है, निकाल कर जरा कर लेना। दूसरा, बैठिए जरा। दूसरा, महात्मा गांधी जी, जिसको इस देश का हर नागरिक मानता है, हर नागरिक मानना भी चाहिए, हम भी मानते हैं भैया, हम भी मानते हैं। उन्होंने कहा था 26 सितंबर 1947 में एक प्रार्थना सभा में माइक में खुलेआम यह घोषणा की, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख, सिर्फ हिंदू और सिख, दिग्विजय सिंह जी, सिर्फ हिंदू और सिख, यदि वे वहां नहीं रहना चाहते, वो निसंदेह भारत आए, भारत सरकार का दायित्व है उनको स्वीकार करना। इस मामले में न सिर्फ स्वीकार करना, उनको रोजगार देना, मताधिकार देना, उनके जीवन को सुखकर बनाना, ये भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। ये महात्मा गांधी ने कहा है और इन्होंने सिर्फ हिंदू और सिख कहा है। सिर्फ आपको जो वो मुस्लिम चिपक गया इसलिए कह रहा हूं, ये बाद में चिपका है, जरा पहले नहीं था ऐसा। पहले समस्याओं को धर्म के आधार पर नहीं, मुसलमान की भी समस्या है तो उसका समाधान निकालेंगे भाई, मगर आज समस्या हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई के लिए है तो उसका समाधान निकाल रहे हैं, इसमें आपत्ति कैसे हो सकती है? मान्यवर, मैं फिर से, कई सदस्यों ने कहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े वरिष्ठ सदस्य, देश के पूर्व प्रधानमंत्री यहां बैठे, उन्होंने भी इसी सदन में कहा था, विपक्ष के नेता और असम के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, महोदया, जब मैं इस विषय पर बात करता हूं तो मैं हमारे देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों के प्रति बर्ताव के बारे में बताना चाहूंगा। अल्पसंख्यक, मतलब वहां के जिसमें मुसलमान नहीं आता है, अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और अगर हालात इन लोगों को मजबूर करती है तो हमारा नैतिक दायित्व इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करना है। जो डॉक्टर साहब ने कहा हम कर रहे हैं, मगर कांग्रेस विरोध कर रही है। मान्यवर, ये जो बेंचेस चेंज होती है और अप्रोच बदलता है, मैं नहीं मानता। अभी बड़े बड़े आवाज से हमारे सम्मानीय सदस्य डेरेक ओब्रायन जी कहते थे, ममता बनर्जी ने लोकसभा में 4/8/2005 को कहा, बंगाल में घुसपैठ अब आपदा बन गई है, आप
मतदाता सूची में बांग्लादेशियों के साथ साथ भारतीय नाम देख सकते हैं। मेरे पास Sir, this is misleading the house. No, This is about to check the vote. you can't.